अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो पर्टिकुलरली हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके लिए हम सेक्शन 76 का सब सेक्शन 8 और 9 जो है कंबाइंडली रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए यहाँ पर जो इसका सब सेक्शन है कहता है वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट हमने किसी से लेनी थी, यानी ये रकम किसी से हमने लेनी थी। तो कहता है वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, जहां पे हमने एक एसेट हासिल किया, इज द डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट, जो कि हमने कोई अमाउंट चार्जेबल थी टू टैक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी इक्वल टू चार्जेबल अमाउंट प्लस एनी अमाउंट पेड फॉर द एसेट के लिए जो हमने अमाउंट पे की। तो इसकी एक आसान सी एग्जांपल ये हो सकती है कि हमसे किसी ने सर्विसेज मांग ली और हमने उसे सर्विसेज दे दी। अब जाहिर है वो सर्विसेज क्या थी, लेट्स सपोज वो सर्विसेज थी सपोज 8 लाख रुपीस की सर्विसेज थी, ठीक है, हमने को फिजिबिलिटी बना के देनी थी। अब जाहिर बात है ये चार्जेबल टू क्या है, टैक्स है, चार्जेबल टू टैक्स है। तो कहता है where the acquisition of asset is a derivation of an amount chargeable to tax, ये हमारी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। the cost of asset shall be, तो वो इनकम जो हमने वहां से ली, अच्छा, और फिर आप कहेंगे इसमें एसेट भी आ गया। एसेट इस तरह से आ गया कि हमने जो है एक मशीन उसी कंपनी से कहा कि हमारे काम की ये आप हमें दे दें, उन्होंने वो मशीन पकड़ी और हमें दे दी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि 8 लाख रुपए की मशीन नहीं है, ये तो मशीन है 40 लाख रुपए की। तो मार्केट में इसका जो रेट है डेट इज 40 लाख रुपीस, तो ये 40 लाख रुपए की। हमने कहा अच्छा ठीक है, अगर ये 40 लाख रुपए की है तो आप ऐसा करें इसमें से 8 लाख हमारा रख लें और 32 लाख रुपया हमसे और लें और ये मशीन हमें हैंड ओवर कर दें। तो उन्होंने यही किया कि उन्होंने 32 लाख लिया और हमें मशीन हैंड ओवर कर दी। इस तरह ये मशीन की जो कॉस्ट है वो तो 40 लाख ही बनेगी। वो क्यों? क्योंकि आपके सामने एक बात वाज़ेह है कि वेयर द एक्विजिशन ऑफ एसेट, जहां हमने एसेट हासिल किया उस अमाउंट के नतीजे में जो चार्जेबल टू टैक्स थी, तो कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो बराबर होगी वो अमाउंट जो चार्जेबल थी प्लस अमाउंट जो उसके अलावा हमें देना पड़ी, यानी प्लस एनी अमाउंट पेड फॉर एसेट, जो एसेट के लिए देनी पड़ी। तो लिहाजा हमने सर्विसेज दी 8 लाख की, ये 8 लाख की सर्विसेज जो हैं ये क्या थी, चार्जेबल टू टैक्स थी। लेकिन इसके बदले में क्या हुआ कि वेयर वी हैव डन एन एक्विजिशन, जहां पर एक एसेट को हासिल किया जाए, डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट के नतीजे में वो अमाउंट जो हमने किसी से लेनी थी चार्जेबल थी और उसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, एनी अमाउंट पेड फॉर इट, तो कॉस्ट बराबर होगी वो पैसे जो चार्जेबल थे और वो पैसे जो हमें उसके बदले में मजीद देना पड़े। ठीक है जी। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल छोटा सा है आपको समझाने के लिए कि मिस्टर इरफान प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, ही प्रिपेयर्ड अ टैक्स रिटर्न फॉर अ बिजनेस सेलिंग कंप्यूटर फॉर विच चार्ज 12,000 रुपीज, इन्होंने 12,000 रुपये इसका चार्ज किया। तो जो सर्विस इनकम है या सर्विस चार्ज है वो इनका बना 12,000 रुपीज। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क मिस्टर इरफान चूज अ लैपटॉप फॉर हिज स्टडीज ऑफ द मार्केट वैल्यू एट 80,000। तो उन्होंने एक लैपटॉप लिया जो जिसकी कीमत कितनी थी, शाबाश, जिसकी कीमत थी 80,000। कितनी? 80। तो लैपटॉप जो है वो कितने का जी, लैपटॉप जो है वो है आपका 80,000 का, लैपटॉप आपका 80,000 का। सर्विसेज दी 12,000 की। इरफान हैज पेड 68 रुपीज टू अक्वायर 68,000 रुपीज टू अक्वायर दिस लैपटॉप। तो 68,000 उन्होंने मजीद दिए, ठीक है जी। और ये जो मजीद दिए ये अमाउंट पेड हो गई और कितने की सर्विसेज दे दी, सर्विसेज दे दी उन्होंने
सर्विसेज ले ली उन्होंने 12,000 की। अब दोनों ऐड किए तो कितने का बन गया लैपटॉप? 80,000 का। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट बन गई आपकी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम इस लॉ को पढ़ते हैं। तो लॉ क्या कह रहा है कि वेयर द एक्विजिशन ऑफ एसेट, जहां आपने एक्विजिशन ऑफ एसेट किया किससे? एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, वो अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स थी, एंड द कॉस्ट शेल बी इक्वल टू द चार्जेबल अमाउंट, जो चार्जेबल अमाउंट है, और उसके अलावा प्लस एनी अमाउंट पेड फॉर एसेट, जो आपने उसके अलावा पे की। तो ये हो गया आपका सेक्शन 8। अब चलते हैं सेक्शन 9 की तरफ। कहते हैं कि वेयर द एक्विजिशन ऑफ एसेट इज द डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, द कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी इक्वल टू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड द अमाउंट पेड फॉर एसेट। तो देखिए फर्ज कर लीजिए कि हमें जो है कुछ हमने पैसे कमाए। द सिमिलर एग्जांपल हम रख लेते हैं कि जी हमारा एक एसेट है और उसकी हम एक्विजिशन करते हैं। यहाँ पर हम कोई ऐसा काम करके देते हैं, कोई ऐसी सर्विस करके देते हैं जिसके ऊपर हमें अमाउंट जो मिली, यानी हमें जो अमाउंट मिली सर्विसेज की, लेट्स सपोज वो थी अगेन 8 लाख रुपीस। 8 लाख रुपीस हमें क्या मिली? हमें मिली सर्विस जिसके अगेंस्ट हमें इनकम मिली। यहाँ ये हमारी क्या है? ये हमारी सर्विसेज की इनकम है। अब फर्ज कर लीजिए कि दूसरी तरफ हम कोई एसेट लेना चाहते हैं और ये जो एसेट है इसकी कीमत जो है सपोज कर लीजिए 45 लाख है। 45 लाख रुपए का ये एसेट है। अब अगर ये 45 लाख रुपए का एसेट है और हम इसे हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, हम इसे हासिल करना चाहते हैं और हमने जो सर्विसेज दी हुई हैं वो 8 लाख रुपए की हैं, ये सर्विसेज टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो भले ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड है लेकिन सर्विसेज तो नहीं है हमने। तो हम जब ये एसेट लेना चाहेंगे तो जो जिसको हमने सर्विसेज दी है उस वही हमें अगर एसेट दे रहा है तो ये कहता है अच्छा यार ठीक है 8 लाख तुम्हारा आ गया, भले ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है लेकिन रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई? जो रिमेनिंग अमाउंट पेड है या देनी पड़ेगी आपको, दैट इज इक्वलेंट टू 37 लाख। तो 37 लाख आपने और पे कर दिया। अब इन दोनों को जब जमा करेंगे आप, यानी अमाउंट जो आपने कमाई वहां से सर्विसेज की मद में, जो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स थी 8 लाख रुपए, और उसके अलावा आपने जो अमाउंट पे की इस मशीन को हासिल करने के लिए, जो गालिबन आपके अपने बिजनेस में यूज होनी थी, वो है 37 लाख रुपीस। इस तरह जब आप इसको जमा करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट, दैट इज इक्वलेंट टू 45 लाख रुपीस। तो 45 लाख रुपीस कॉस्ट आ गई। अब इन दोनों लॉस में फर्क क्या हुआ, या इन दोनों एग्जांपल में फर्क क्या हुआ? तो फर्क तो सिर्फ एक ही चीज का निकला, और वो क्या? द डिफरेंस इज ओनली दिस कि यहाँ पे जो हमने सर्विस दी थी ये टैक्सेबल थी, ठीक है, ये क्या थी? ये टैक्सेबल थी। लेकिन बहरहाल पैसे तो मिले थे और जो बाकी दिए वो जमा किए, तो हमने उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल दी। और यहाँ पे जो मिले, यहाँ पे भी सर्विस की इसके वही पैसे मिले हैं, फर्क सिर्फ ये है कि ये क्या है? दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो हमने क्या किया कि इसको इसके अंदर ऐड किया एंड दैट्स हाउ वी गॉट द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब वो एग्जेम्प्टेड क्यों है वो मैं ला की तफसील में नहीं जाता। माइट बी एनी रीजन कि आपको ऐसी सर्विस दे रहे हो जो बड़ी नोबल कॉज के लिए हो, कोई मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए हो, या कोई कोविड की वैक्सीनेशन के लिए हो, और गवर्नमेंट ने कहा कि टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो उसके लिए हमें 8 लाख रुपए मिले, उस पर टैक्स नहीं था। लेकिन उसके साथ ही हमें कोई मशीन मिल गई उन्हीं से जो कि मेडिसिन बनाने के लिए काम आ सकती थी, हमें लाइसेंस मिल गया। हमने कहा चले जी ये मशीन हमें दे दे, उन्होंने कहा ठीक है यार आप मशीन ले जाए। वो मशीन जो है वो 45 लाख रुपए की है और 8 लाख की सर्विसेज आ गई, 37 लाख आप और दे दीजिए और मशीन ले जाइए। तो कॉस्ट तो फिर वही आई ना, 8 लाख जमा
37 लाख, तो 45 लाख में ये मशीन हमें मिल गई। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज इसके साथ हम ऐड करते चलते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर के साथ, कि अगर हम कोई एसेट अक्वायर करते हैं ऑन लीज और हम उसे खरीद लेते हैं बिफोर मैच्योरिटी या एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो याद ये रखना है कि इफ एन एसेट इज लीज अक्वायर्ड, लेसी ने लेसर से लीज पर एक चीज ली थी ऑन एन एग्रीमेंट, तो इसकी जो कॉस्ट होगी और हम इसे परचेज कर लेते हैं तो इसकी जो कॉस्ट होगी डेट विल बी द रेजिकल वैल्यू, या रेजिकल वैल्यू या फिर उसके साथ कोई बारगेन परचेज ऑप्शन है तो उसको हम काउंट करेंगे। तो हम मिसाल ले लेते हैं कि फर्ज कीजिए कि हम एक गाड़ी लेते हैं, किसी बैंक से लीज करवाते हैं, तो ये लीज है फर्ज कर लीजिए 15 ईयर्स का। अब इन 15 ईयर्स के दरमियान लेट से 7वें साल हम इसको खरीद लेते हैं, या हम इसको बारगेन करके क्लोजिंग ऑफ द डील, यानी या तो मेच्योरिटी जो 15 साल बाद होनी थी वहां खरीद लेते हैं। तो दोनों सूरतों में इसकी जो प्राइस होगी वो कंसीडर होगी जो उसकी रेजिकल वैल्यू है, या फिर उस वक्त हमने कोई निगोशिएशन करके बारगेन करके तय किया हो, तो डेट विल बी द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब रेजिकल वैल्यू क्या होती है आमतौर पे, अगर फर्ज कीजिए तो बैंक ने अमूमी तौर पे डिटरमिन की होती है। जैसे यहाँ पे हमने एक कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक पिकअप जो है लॉजिस्टिक्स के लिए ली थी लीज के ऊपर, इसकी जो कॉस्ट थी वो एट द टाइम ऑफ जब हमने ली वो थी 2 मिलियन 20 लाख रुपए थी, और टिल द 9th इंस्टॉलमेंट रेजिकल वैल्यू जो लीजिंग कंपनी ने दी वो हमें दी थी 20 लाख रुपए यानी 2 मिलियन। और फिर 9th इंस्टॉलमेंट से 11th के दरमियान अगर उन्होंने कहा कि अगर आपने ये लेनी है तो इसकी रेजिकल वैल्यू 15 लाख है, और अगर आपने 11 से 17 के दरमियान लेनी है तो इसकी रेजिकल वैल्यू 10 लाख है, और अगर आपने 17 के बाद और 22 के दरमियान ली तो इसकी रेजिकल वैल्यू 5 लाख होगी। इस तरह ये डिटरमिन हुई थी, और मेच्योरिटी पे जाके इसकी रेजिकल वैल्यू जो होगी वो होगी 1,40,000। ठीक है, अच्छा, और लीज रेंटल वो बीच में लिखा हुआ है, इंस्टॉलमेंट की भी तादाद लिखी हुई है। सो एनीवे, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ हमसे पूछा गया द एसेट इज एक्वायर्ड एट 16th इंस्टॉलमेंट, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी। सो 16th इंस्टॉलमेंट पे अगर आप लेते हैं तो ये देखिए 11 से 17th के दरमियान जो है इसकी रेजिकल वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए है। तो ये 10 लाख रुपए ही इसकी क्या आ जाएगी, ये 10 लाख रुपए ही इसकी क्या आ जाएगी, डेट विल बी इट्स रेजिकल वैल्यू। ठीक है जी, तो वही इसकी रेजिकल वैल्यू आ जाएगी जो कि असेस्ड वैल्यू है उस इंस्टॉलमेंट के टाइम पे। ये पे करके आप एसेट को खरीद सकते हैं। यहाँ एग्जाम नोट में एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, जो अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसमें ओवरलुक कर जाते हैं, उसको याद कर लीजिए एक दफा। वो ये है कि अगर किसी सवाल में आपको WDV दिया भी गया हो, रिटन डाउन वैल्यू दी भी गई हो, फेयर वैल्यू गिवन भी हो क्वेश्चन में, अकाउंटिंग वैल्यू, आपने इसे कंसीडर नहीं करना। आपने जो है क्या करना है, यू विल सर्च फॉर द रेजिकल वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू, या टैक्स की जो वैल्यू उसे आपने देखना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ फिर या तो वो वैल्यू जो टैक्स के हिसाब से रेजिकल वैल्यू है, टैक्स रेजिकल वैल्यू, या फिर बारगेन का अगर कुछ जिक्र हो तो आपने उस पर फोकस करना है कि क्या बारगेन होगी लेसर और लेसी के दरमियान जिस पर ये डील हुई है। अब एक चीज का और ख्याल रखना है कि हो सकता है आप कहें कि जिस साल एक्वायर किया गया इसको वो साल जो है वहां पर हम जो है इसकी क्या करेंगे, 50% का फैक्टर लगाएंगे इसकी डेप्रिसिएशन को। तो आपने याद रखना है कि एसेट तो पहले आपकी कस्टडी में है, तो 50% का फैक्टर परचेज के साल में तब लगता है अगर ये आपका फर्स्ट इनिशियल यूज हो। याद कीजिए ला जिसमें लिखा था कि आप उस वक्त 50% का फैक्टर लगाएंगे जब ये अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। तो ये तो एसेट पहले ही आपके पास है, तो लिहाजा इस पे 50% का फैक्टर इन डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। और आखिरी बात ध्यान में ये रखनी है
कि यहाँ इनिशियल अलाउंस का भी सवाल पैदा नहीं होता, चूँकि एसेट पहले से ही आपकी कस्टडी में और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसमें कोई भी बात आपको अगर थोड़ी सी समझ नहीं आती तो कोशिश कीजिए वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए, और फिर इसके ऊपर कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। वीडियो को बार बार सुनने से फ़ायदा ही होगा कि आपको रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा और ला आपको याद भी हो जाएगा। और मैंने इसको छोटे क्लिप्स में इसलिए रिकॉर्ड किया है कि इसको आप हेडफोन लगा लें, माइक पे ले लें, अपने मोबाइल पे ले लें, टाइम टू टाइम सुनते रहें ताकि आपको ये लॉस याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।